दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, विपक्ष ना हो, विपक्ष का कोई चेहरा ना हो, विपक्ष की कोई विचारधारा ना हो और विपक्ष के पास राजनीतिक ताकत ना बची हो, तब जरा कल्पना कीजिए कि सत्ता तानाशाह होगी या सत्ता ताकतवर होगी। जिस भी रूप में पहचान कर लीजिए, लेकिन भारत की आजादी के बाद पन्नों को टटोलते हुए मौजूदा वक्त में सत्ता की पहचान उसकी ताकत से है या सत्ता की पहचान उसकी तानाशाही से है। जिसने भी सवाल किया उसे हाशिए पर सत्ता ने ढकेल दिया। जिसने भी अपने तौर पर सत्ता के सामने खड़े होने की कोशिश की उसे राजनीतिक तौर पर नेस्तनाबूद कर दिया गया या फिर ऐसी परिस्थितियों को विकसित किया गया जहां पर वह हाशिए पर चला जाए। दरअसल यह एक सवाल इसलिए आज मौजूद हो चला है क्योंकि बंगाल में जो राजनीतिक लड़ाई ममता बनर्जी लड़ रही है उसमें वाकई एक सवाल है कि अगर ममता बनर्जी चुनाव हार गई तब इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वो कौन सा चेहरा होगा, वह कौन से सवाल करने वाली विचारधारा होगी, वो कौन सा विपक्ष होगा और वह कौन से राजनीतिक दल के पास अपने संगठन या फिर उस संगठन को खड़े करने की ताकत भी बचेगी जिसमें यह कहा जा सके कि सत्ता को चुनौती देने के लिए कोई तो बचा है। एक एक करके सारे किले इस देश के भीतर में जो भी सत्ता के सामने खड़ा हुआ वह ढहता क्यों चला गया, और अगर ढहता चला गया तो अब आखिरी किले के तौर पर ममता बनर्जी की क्या यही पहचान है कि वह सत्ता के खिलाफ खड़ी है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ी है, उस आरएसएस या बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ खड़ी है जिससे सवाल पूछने की हिम्मत कोई राजनीतिक दल इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि तमाम संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग और प्रयोग सत्ता ने अपने अनुकूल इस तरीके से किया कि हर पिलर एक एक करके ढहता चला गया। यह पिलर संवैधानिक नहीं है बल्कि नेताओं के जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिए कि ममता का हारना क्या सबसे मुखर आवाज का खत्म होना है? ममता का हारना क्या विपक्ष की एक ऐसी हार है जिसमें उसके पास आने वाले वक्त में कुछ नहीं बचेगा, या ममता का हारना शायद राहुल गांधी के उस संदेश को पुख्ता बना देता है कि अब आप चुनाव के जरिए इस सत्ता से लड़ नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको एक नई स्ट्रेटजी बनानी होगी, विपक्ष को एकजुट होना होगा। अपने अपने दायरे में विपक्ष यह ना सोचे कि वह यहां पर मात दे सकता है और वहां पे सत्ता पा सकता है और उसके हाथ में कुछ ना कुछ बचा रहेगा। ऐसी परिस्थितियां क्या धीरे धीरे इस देश के भीतर में गायब हो चली है? क्योंकि अगर एक सिलसिले को देखना शुरू करें, दिल्ली की मुखर आवाज केजरीवाल के जरिए निकलती थी, लेकिन जो दिल्ली को लेकर बिल संसद ने जिस पर मुहर लगाई और सारे पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल के हिस्से में डाल दिए, उसके बाद दिल्ली विधानसभा की ताकत बची कितनी है? यानी कोई भी राजनीतिक प्रयोग केजरीवाल दिल्ली में अब नहीं कर सकते हैं जिससे उनकी पहचान पर तमगे लगने लगे। वह बेहद कमजोर कर दिए गए, संसद के भीतर विधेयक लाकर कमजोर किए गए, कानून की शक्ल में उसे ले आया गया। केजरीवाल के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश से सामना होता है। उत्तर प्रदेश के भीतर के दो चेहरे क्षेत्रीय राजनीति को करते हुए दो चेहरे बार बार मुखर रहते थे, लेकिन आज की तारीख में वहां पर मायावती की पहचान क्या है? बार बार इस बात का जिक्र होता है। मायावती ने जो भी करप्शन किया या जो भी उनके पास आकूत संपत्ति रही या जो भी केसेस उनके खिलाफ संपत्ति से ज्यादा का, जो आय से ज्यादा संपत्ति का मामला था, उसमें केंद्र सरकार जब चाहे उन्हें दबोच सकती है। तो क्या मायावती इस वक्त बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए बहुत सॉफ्ट नहीं हो गई? अखिलेश यादव इस दौर में इस देश में ना जाने कितने मुद्दे आए, मुद्दे दर मुद्दे उठते रहे, लेकिन अखिलेश यादव आपको संघर्ष करते हुए, उस संघर्ष की परिस्थितियों का हम जिक्र कर रहे हैं जब इस देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, वह संघर्ष की स्थिति आपको अखिलेश यादव में भी इस दौर में नजर नहीं आई होगी। उसके बाद जब आप कदम बढ़ाते हैं तो सामने बिहार खड़ा है। बिहार में लालू यादव आज की तारीख में जेल में है। उनके बेटे तेजस्वी संघर्ष करने का मादा जरूर रखते हैं, लेकिन वह पूरी पूंजी लालू यादव की समेटी हुई है। लालू यादव ने जो वोट बैंक बनाया अपनी राजनीति, अपने सरोकार के जरिए, वही वोट बैंक कहीं ना कहीं तेजस्वी या कहें आरजेडी के साथ खड़ा है। लेकिन तेजस्वी की अपनी ताकत, अपनी पहचान इतनी मुखर नहीं हो पाई जितनी मुखर ममता बनर्जी खड़ी हो जाती है। तो
तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं सियासी तौर पर उस अनुभवी जो अनुभव के साथ इस देश की सियासत को साधने वाली टीम थी, उसमें बहुत निचले पायदान पे आते हैं। बिहार के भीतर नीतीश कुमार का एक चेहरा एक वक्त जरूर बार बार उभरता था, क्योंकि उनको देखा जाता था कि उनकी समझ, उनका विजन और उनको लेकर इस देश के भीतर में देश को संभालने के गवर्नेंस के तौर पर देखा जाता था। और इस बात का जिक्र और किसी ने नहीं, राहुल गांधी ने अपने तौर पर किया। देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त भी 2015 में भी जिक्र हो रहा था कि नीतीश को तो अब दिल्ली आ जाना चाहिए और यहां पर मोदी से दो दो हाथ करने चाहिए। लेकिन आज की तारीख में नीतीश की अपनी स्थिति एकमात्र यही है कि वह मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन राजनीतिक ताकत उनकी पूरी तरीके से खत्म हो चली है। नीतीश की ताकत का जैसे ही हम जिक्र करते हैं, हमारे जहन में यह सवाल रहना चाहिए कि बीजेपी के साथ तीन ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दल थे जो दशकों से साथ रहे, लेकिन मोदी काल के दौर में तीनों की हैसियत बीजेपी के सामने बौनी होती चली गई और दो दो हाथ करने की परिस्थितियां आ गई। महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे, चाहे वो हिंदुत्व का राग अलापे, चाहे अतीत के तौर पर वह बीजेपी के साथ और संघ के करीब माने जाते रहे हों, लेकिन आज की तारीख में 36 का आंकड़ा है और मौजूदा वक्त में जो कि एंटीलिया को लेकर जो हो रहा है और जिस तरीके की एनआईए जांच कर रही है, उसमें आज नहीं तो कल स्थितियां सुलगेगी। और यह जो धुआं अभी सुलगा नहीं है, वो आग की शक्ल में कैसे आएगा, यह कहीं ना कहीं एनसीपी और शिवसेना के टकराव या शरद पवार की चौसर और उन सब के बीच कांग्रेस की खामोशी भरी परिस्थितियां और शिवसेना का सत्ता संभाले रहने के गुरूर, इन तीनों परिस्थितियों में कहीं भी शिवसेना उस रूप में आपको मजबूत नजर नहीं आएगी जहां पर यह लगे कि शिवसेना वाकई वह शिवसेना है जिसकी एक हुंकार पे मुंबई बंद हो जाती थी, जिसकी एक हुंकार पे महाराष्ट्र की सियासत इधर से उधर होने लगती थी। आज वह एक लिहाज से दो स्थितियों को साथ लेकर चलने की स्थिति में, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ एनसीपी है, बिना इसके सत्ता में नहीं है। और सत्ता में जैसे ही नहीं रहेगी तो शिवसेना की हैसियत क्या होगी, या फिर उससे जो बड़ा वैक्यूम बनेगा उस वैक्यूम को बीजेपी कैसे हड़प ले जाएगी, यह भी कोई छुपा हुआ नहीं है। इसी तरह की परिस्थितियां आपको पंजाब में देखनी होंगी। अकालियों के साथ एक लंबा वक्त बीजेपी का गुजरा, लेकिन किसान रिफॉर्म या किसान बिल को लेकर जो सवाल उठे, उसमें आज की तारीख में अकाली भी बीजेपी के साथ नहीं और बीजेपी को इसको लेकर कोई मुगालता भी नहीं और कोई भ्रम भी नहीं है। वह मान चुकी है कि पंजाब की सियासत को बाद में साधेंगे, लेकिन फिलहाल एक बीजेपी का कैनवास बढ़ाना है और यह काल मोदी काल है, जिसमें लार्जर देन लाइफ मोदी को दिखाई देना है और वो सियासत को साधना है जिसमें जो भी मुद्दे इससे पहले आरएसएस उठाती रही, जिन भी मुद्दों का जिक्र जनसंघ के दौर में होता रहा, जिन भी परिस्थितियों को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी चाहकर भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, उसे कर देंगे, अपने तौर पर करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। और इस कड़ी में जब आप चलते चले जाएंगे तो दक्षिण की दिशा में आपको एक चेहरा स्टालिन का नजर आएगा, एक चेहरा विजयन का नजर आएगा, और वहां से निकलकर जब कश्मीर में जाएंगे तो एक चेहरा फारूक अब्दुल्ला का नजर आएगा। फारूक अब्दुल्ला को भी हाशिए पर और जिस सियासत में बांधा गया वह भी एक लिहाज से ढह गए। स्टालिन और विजयन की परिस्थिति अपने राज्यों में सिमटे रहने भर की है, चैलेंज नहीं है। चैलेंज चंद्रशेखर राव भी नहीं दे पाते हैं तेलंगाना से खड़े होकर, चैलेंज जगन रेड्डी भी नहीं दे पाते हैं। जगन रेड्डी ने जिस रूप में आरोप लगाए थे जस्टिस रमन्ना को लेकर, और आज की तारीख में आने वाले वक्त में अब अप्रैल के महीने में ही जस्टिस रमन्ना चीफ जस्टिस बन जाएंगे, उस आरोप के सिलसिले में यही केंद्र सरकार की तरफ से छिटपुट आवाज निकल कर आई थी कि दरअसल यह उनके खिलाफ एक साजिश भरी आवाज है। तो जगन रेड्डी को भी चेताया गया कि अपने दायरे में रहिए आप, यह मैसेज निकल कर आता है। और जस्टिस रमन्ना के जरिए भी किस रूप में बीजेपी जैसे ही जिक्र होता है कि क्या वाकई इस देश के भीतर के इंस्टीट्यूशन भी सत्तानुकूल हैं और मुखर आवाज कहीं से नहीं निकलेगी, तो एक आवाज ममता बनर्जी की आपको सुनाई देती होगी। ममता बनर्जी के भाषणों की उस कतार को सुनिए जिसमें वो बिना लाग लपेट सीधे निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, उनको लेने से नहीं कतराती है। लेकिन अगर ममता का किला ढह रहा है, अगर ममता बनर्जी हार रही है, तो इस देश के भीतर में कोई आवाज राजनीतिक तौर पर सत्ता को संभालते हुए नहीं बचेगी।
और हमें लगता है इसका जब दूसरा पन्ना आप खोलेंगे तो राजनीतिक सत्ताएं क्षेत्रीय दलों की कमजोर कहां से हुई, इसके लिए आपको दोबारा नोटबंदी के दौर में जाना होगा। भारत की राजनीति में अतः संपत्ति ब्लैक मनी की, और ब्लैक मनी के जरिए इस देश की सियासत को कैसे चुनाव के जरिए चलाया गया और लोकतंत्र के राग गाए गए, यह भी कोई छुपा हुआ नहीं है। हर क्षेत्रीय दल के पास जितनी पूंजी रहती थी, नोटबंदी ने एक झटके में सबको दिवालिया कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर दिया जहां अपने ऑर्गेनाइजेशंस को पालने पोसने की परिस्थितियों को वो कैसे जीवित रखें, यह भी नहीं था। और इसके ठीक समानांतर केंद्र की सत्ता बीजेपी के हाथ में थी, तो बीजेपी की ताकत संगठन के तौर पर इसलिए बढ़ती चली गई। और आज की तारीख में जब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तो बूथ लेवल पर भी अगर उसके नुमाइंदों की मौजूदगी है, जो कि बिना बीजेपी का संगठन, वामपंथी संगठन हो या ममता का संगठन हो, उसके मायने में बहुत कमजोर है बीजेपी का संगठन। लेकिन बूथ मैनेजमेंट को लेकर फेज वाइज जिस रूप में शिफ्ट किया जा रहा है बीजेपी के अपने नुमाइंदों को कि आपको किस रूप में बूथ संभालना है, वो सब बिना पैसे के नहीं होता है। और इस दौर में जब आप देखना शुरू करते हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट देखें, इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट देखें, या इलेक्शन कमीशन के डाटा देखें, या आरबीआई के डाटा देखें, तो जितनी बड़ी पूंजी बीजेपी के पास इस दौर में गई है, 2014 से पहले ऐसा नहीं था कि वो पूंजी पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं जाती थी। लेकिन इससे पहले की परिस्थिति यह रहती थी, जो सत्ता में है उसके पास 50 से 60% पैसा जाता था और बाकी सब में बंट जाता था। लेकिन आज की तारीख में 90% पूंजी, चाहे वो कॉरपोरेट की फंडिंग हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्टों का पैसा हो, चाहे वो पीएम केयर के नाम पर आ रहा हो, चाहे किसी भी अलग अलग माध्यमों से जो आ रहा हो, वो पैसा बीजेपी के पास ही जाता है। क्योंकि क्षेत्रीय फोर्सेस भी जब कमजोर होती चली गई तो वहां के कॉरपोरेट को भी लगता है वो पैसा स्टेट को क्यों दें, सीधे सेंटर को दे दें, क्योंकि सेंटर ने कमोवेश हर उस पॉलिसी को अपने हाथ में लिया है जिस पॉलिसी के जरिए इस देश में जिन जिन क्षेत्रों में पूंजी बनाई जा सकती है, पूंजी कमाई जा सकती है, और कॉरपोरेट जहां पर पूंजी लगाता है, तुरंत की स्थिति देखिएगा तो माइनिंग का क्षेत्र आपके जहन में आएगा। माइनिंग अब जिस रूप में प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है, और इस देश के भीतर में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए 1,500 से ज्यादा योजनाओं को जो मोनेटाइज करने का कार्यक्रम है, जो कि निजीकरण की दिशा में बढ़ेंगे, उसको मोनेटाइज शब्द दिया गया, लेकिन वह एक प्राइवेटाइजेशन जो है उसमें आपको केंद्र के साथ खड़ा होना है। तो कोई भी पैसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों देगा, एक ही पार्टी को देगा, राजनीतिक सत्ता एक ही के पास रहेगी। इसीलिए ममता बनर्जी वह आखिरी पिलर है, वो आखिरी किला है जो ढहा। तो इस देश के भीतर में एक वाकई सवाल है, विपक्ष गायब है, विचारधारा गायब है, चेहरा गायब है, संगठन गायब है, उसके बाद चीजें बचेंगी क्या, और एक बड़ा वैक्यूम इस देश के भीतर में आकर खड़ा हो जाएगा क्या। यानी एक ऐसा वैक्यूम जिसको लेकर जिक्र बार बार होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस भी अब चेक एंड बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को चेक एंड बैलेंस करना था। लेकिन ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, भूमिका छोड़ दीजिए, फैसले जो सत्ता अनुकूल दर्जनों फैसले नजर आएंगे, कोई भी फैसला सत्ता के खिलाफ क्यों नहीं जाता है। दूसरा सवाल, जो सीएजी है, जो लगातार अपनी रिपोर्टिंग के जरिए या अपनी रिपोर्ट्स के जरिए जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट्स रखी जाती है, उसके जरिए हमेशा बताते रहा कि कहां पर गवर्नेंस की गड़बड़ी है, कहां पे बजट में ज्यादा खर्च किया जा रहा है, किस मिनिस्ट्री के भीतर में क्या गड़बड़ियां हो रही है, इसका जिक्र सीएजी ही करता था, जो कि कोयला घोटाले को भी लेकर आया था, और वो 4G घोटाले, 2G घोटाले को लेकर भी आया था, जो कॉमनवेल्थ को लेकर भी काम कर रहा था। लेकिन इस झटके में अगर रेशियो देखना शुरू कीजिएगा तो मनमोहन सिंह के दौर में अगर सीएजी 100 रिपोर्ट देता था, तो आज की तारीख में वो रिपोर्ट घटकर 5 रिपोर्ट पर आ गई है। और वो 5 रिपोर्ट भी ऐसी रिपोर्ट्स रहती है जिसको हम सीधे तौर पर कहें इतनी वेजिटेरियन रहती है, जो कि किसी भी मिनिस्ट्री के भीतर या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी खर्चे को लेकर कोई सवाल खड़ा नहीं करती है। यह एक स्थिति है, यह उसका डाटा है। तीसरी स्थिति, मीडिया के जरिए, मीडिया के भीतर जो सवाल उठते थे, जिस भी परिस्थिति को वह अपनी रिपोर्ट्स के जरिए दिखलाती थी, वह सारी चीजें बदल गई भोंपू में। यानी सत्ता अनुकूल या सत्ता के लिए ही कैसे काम करना है, या सत्ता के लिए काम नहीं करना है, इसलिए
क्योंकि विपक्ष के लिए काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष की मौजूदगी है ही नहीं। यह भी एक क्राइसिस है। सीधे मीडिया को कटघरे में लिया जा सकता है, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि आज की तारीख में अगर मीडिया अपनी भूमिका को नहीं निभा रहा है तो विपक्ष की भूमिका को निभाने वाले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कहां पर हैं, इनके पास अपनी परिस्थितियां कहां पर टिकी हुई है। अगर आज ममता बनर्जी के एनालिसिस को हम लोग शुरू करें, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जीत हासिल की थी उस वामपंथी वैक्यूम की राजनीति जो झटके में पैदा हो गई थी, जहां पर वामपंथियों का ट्रांसफॉर्मेशन कॉरपोरेट वाला हो रहा था, किसान मजदूर को वो छोड़ रहे थे। वहां पर ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष का जिक्र किया था, और उसके जरिए अगर पहला मैनिफेस्टो पॉलिटिकल देखिएगा ममता बनर्जी का, या फिर पूरी की पूरी जो उनके भाषण थे उस दौर में देखिएगा, तो सीधा आरोप वामपंथियों पर था कि उनका कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है। वह किसानों और मजदूरों के नहीं रहे हैं, वह युवाओं के नहीं रहे हैं, वो महिलाओं के नहीं रहे हैं। और वहां पर जो लुम्पेनिज्म है, जो वहां पर वसूली है, उसने परेशान कर दिया है बंगाल को। यह एक उस वैक्यूम को भरने की परिस्थिति थी, जो वैक्यूम 70 के दशक में बंगाल में कांग्रेस से निकलकर वामपंथियों में शिफ्ट हुआ था, फिर वामपंथियों से निकलकर ममता में शिफ्ट हुआ। लेकिन जब बीजेपी सामने आकर पश्चिम बंगाल में खड़ी हो गई तो वह किसानों का जिक्र उस रूप में नहीं कर रही है, वो मजदूरों का जिक्र नहीं कर रही है, वो कोई क्लास स्ट्रगल का जिक्र नहीं कर रही है। वह इस बात का जिक्र कर रही है कि हमको चटर्जी बनर्जी का वोट नहीं चाहिए। यह भी एक सवाल है। वह जिस सियासत को बीजेपी साधना चाहती है उसमें जाहिर है दलित भी है, ओबीसी भी है, पिछड़ा तबका भी है। उसको वह सियासत की कमान अपने हिसाब से संभालना चाहती है, लेकिन सामने जय श्री राम का नारा लगेगा। और ममता बनर्जी का शिफ्ट को समझने की जरा कोशिश करें तो ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे को कैसे काउंटर किया जाए, यह पॉलिटिकल समझ उसमें डेवलप हो नहीं पाई। इसीलिए प्रधानमंत्री की मीटिंग में जब जय श्री राम के नारे लगे तो ममता को जवाब देना चाहिए था कि अतिथि है, अतिथि की सेवा करना हमारा धर्म है, स्वागत करना धर्म है। और उसके बाद उनको उस नेशनलिज्म की परिस्थितियों को समझाना चाहिए था। किसी भी राष्ट्र को कैसे बनाया जाता है उसके हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव को बताना चाहिए था, और भारत के कल्चरल एस्पेक्ट्स को बताना चाहिए था। लेकिन ममता बनर्जी ने नहीं बनाया, क्योंकि ट्रेनिंग वो नहीं है। और यहां पर ट्रेनिंग वो नई ट्रेनिंग थी जो वामपंथियों ने एक ट्रेंड किया था पश्चिम बंगाल के भीतर में, क्लास स्ट्रगल के नाम पर, वर्ग संघर्ष के नाम पर, अस्थायी तौर पर सबको 2 जून की रोटी मुहैया हो इस नाम पर। ममता बनर्जी मुस्लिम समुदाय सामने बैठा हुआ है, वो चंडी पाठ कर रही है, यह जवाब नहीं हो सकता है। तो क्या वाकई ममता बनर्जी अगर चुनाव हार जाती है तो सवाल यह भर नहीं है कि एक मुखर आवाज खत्म हो गई, सवाल यह है कि विपक्ष के सारे किले ढह गए क्या। और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह होगा, इस देश के भीतर में मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा संकट क्या है। सबसे बड़ा संकट बौद्धिकता का है, इंटेलेक्चुअलिज्म का है। सबसे बड़ा संकट बेरोजगारी का है, डिग्रीधारियों के लिए कामकाज ना होने की परिस्थितियों का है। लेकिन इसके पैरेलल में कौन सी चीज खड़ी हुई है? इसके पैरेलल में भारत के वह लोग खड़े हैं जिनकी तरफ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिनको रोजगार के लिए पूछा नहीं गया। वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, न्यूनतम वेजेस तय होने के बाद भी उन्हें न्यूनतम वेजेस नहीं मिलते थे। यानी जो इस देश की नेगेटिविटी थी, जो देश की कमजोरी थी, जिस दिशा में किसी ने काम नहीं किया, उसी को झटके में उठा के उससे तुलना करने के लिए उस ऑर्गेनाइज सेक्टर को लाके खड़ा कर दिया गया कि हम तुमको भी अनऑर्गेनाइज्ड परिस्थिति में अगर ले आएंगे तो भी तुम क्या बिगाड़ लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मीडिया भी क्या कर पाएगा? मीडिया के भीतर संपादकों की परिस्थितियां क्या है? उनकी परिस्थितियों के भीतर जब जाइएगा तो उनका सत्ता से निकट होना और सत्ता की निकटता और उनका ब्यूरोक्रेसी के साथ खड़े होना, यह एक अलग माफिया नेक्सस है जो काम करता है। यह माफिया नेक्सस किसी भी सत्ता को तब तक बर्दाश्त होता है या वो उसे अपने अनुकूल मानती है जब वो अपनी सत्ता की नींव को अपने अनुकूल बनाने की दिशा में लगी हुई हो। और एक बार अगर बन जाएगी तो जाहिर है उसके बाद वो बिल्कुल नई दिशा में चलेगी। वो नई दिशा क्या होगी? वो जैसी ताकत की दिशा होगी। क्योंकि ध्यान दीजिए, जैसे ही हमने नोटबंदी का जिक्र किया, सेकंड स्टेज इस देश के सामने में 2 निकल कर आते हैं, एक जीएसटी और एक फेसलेस इनकम टैक्स। जाहिर है बिचौलियों की इस देश में भरमार थी।
वो कमीशन खा रहे थे, कतई इनकार नहीं है, लेकिन एक झटके में जो टैक्स बचाने की प्रक्रिया थी, जो चोरी हो रही थी, उसके जरिए जो पूरी की पूरी राजनीति की सेवा में भी वो लगे रहते थे, यह भी फैक्ट है। एक झटके में उस पूंजी को बीजेपी के अनुकूल होने की परिस्थितियां भी आ गई। अब कोई भी किसी भी राज्य की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों डोनेशन देगा, और वह बीजेपी को डोनेशन क्यों नहीं देगा? जब सारे पावर एक जगह आकर सिमटते चले जा रहे हों, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सारी पॉलिसीज वहीं से निकलेगी, और जब सारी पॉलिसीज वहां से निकलेगी तो उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराने की परिस्थितियां भी उसका कैडर ही तय करेगा। उसके अपने भक्ति रस में डूबे हुए कार्यकर्ताओं को शुरुआती दौर में यह एहसास कराया जाएगा कि आप ही हमारे कैडर हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको उसमें भी छननी से चीजें छननी होंगी। तो ध्यान दीजिए, इस देश के भीतर में जो रीजनल फोर्सेस थी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा का जिक्र भी यहां पर जरूरी है। नवीन पटनायक अपने तौर पर इसलिए मजबूत खड़े हैं क्योंकि नवीन पटनायक जिस उड़िया भाषा के साथ जुड़े हुए हैं, उड़िया लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें नवीन पटनायक के पिता की जो विरासत चली आ रही है, उसको डिस्टर्ब कर पाने की स्थिति में अभी तक बीजेपी नहीं आ पाई है। आज नहीं कल आएगी, ये एक अलग सवाल है, लेकिन रीजनल फोर्सेस में जब आप निकल कर आते हैं, तो चाहे वो जम्मू कश्मीर स्टेट के तौर पर खत्म हुआ, फारूक अब्दुल्ला कल तक जितना बोलते हो, लेकिन आज तक बोलने की स्थिति में अब नहीं है। पंजाब के भीतर में अकाली बोलने की स्थिति में नहीं है, दिल्ली के भीतर केजरीवाल बोलने की स्थिति में नहीं है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मायावती बोलने की स्थिति में नहीं है, बिहार में तेजस्वी यादव बोलने की स्थिति में नहीं है, दक्षिण की हिस्सा में जाइएगा तो चंद्रशेखर राव बोलने की स्थिति में नहीं है तेलंगाना से, उसके आगे बढ़िएगा आंध्र प्रदेश में तो जगन रेड्डी बोलने की स्थिति में नहीं है। तमिलनाडु और केरल की आवाज कैसे दिल्ली तक पहुंचे, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में एक सवाल दक्षिण भारतीयों के सामने यह भी हो चला है कि मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता के दौर में उनकी भागीदारी है कहां पर, है ही नहीं। उनके बारे में तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। आखिरी दरवाजा महाराष्ट्र में आकर रुक जाता है, और महाराष्ट्र के दरवाजे के भीतर में जिस उलझन के साथ अब उद्धव ठाकरे को 2-2-4 शरद पवार से होना है, और शरद पवार जिस सियासत को साध रहे थे, जिसमें वह केरल में वामपंथियों के साथ खड़े हो जाते हैं, जिसमें वो पश्चिम बंगाल में ममता के साथ खड़े हो जाते हैं, और महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ रहते हैं, ममता बनर्जी की हार इस सियासत पर भी रोक ही नहीं लगाएगी, इसको भी ध्वस्त कर देगी। यानी उसके बाद शरद पवार की राजनीतिक गोटियां सेकना भी बंद हो जाएगा। यह है लार्जर देन लाइफ नरेंद्र मोदी की पहचान की राजनीतिक समझ, जो वो अपने तौर पर अलग अलग तरीके से विकसित करते चले आए हैं। और जहां पर जीत नहीं मिलती है, उसमें मध्य प्रदेश में क्या हुआ, किस तरीके से कांग्रेस के विधायक कहां शिफ्ट हो गए। आने वाले वक्त में राजस्थान की गोटियां चली जा सकती है, एक वक्त चली गई थी। यह अलग मसला है कि सचिन पायलट का कांग्रेस प्रेम उनको बार बार कांग्रेस के साथ ही खड़ा कर गया, और दूसरी तरफ गहलोत जिस सियासी हिस्से को चलते हैं, उसमें वो वसुंधरा के नजदीक जा सकते थे। इस बात का आकलन भी हर कोई कर रहा था। तो वह एक माहिर खिलाड़ी हैं गहलोत, जिसमें वह जानते हैं कि सचिन पायलट से अच्छा वसुंधरा राजे है, तो क्यों नहीं वो चाल चली जाए। इसका मतलब है कि हमने तमाम छत्रपों का जब जिक्र किया तो इसमें कांग्रेसियों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि कांग्रेसियों में सबसे मुखर आवाज राहुल गांधी की है, और राहुल गांधी मान चुके हैं कि राजनीतिक तौर पर मौजूदा वक्त में चुनाव भी एक फेक अवस्था है। हां, चुनाव हो रहे हैं तो प्रचार करना है, लेकिन जब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा तब आप क्या करेंगे, यह सोचिए। ध्यान दीजिए, उनकी आवाज में, यह आवाज के भीतर की कहीं ना कहीं ये गूंज रहती है। इसीलिए इस बात का जिक्र करना कि पंजाब में कैप्टन की क्या अहमति है, क्या उनका महत्व है, या फिर छत्तीसगढ़ में बघेल का क्या महत्व है, शायद यह बेमानी है। सिवाय इसके कि इन राज्यों से मिलने वाली आय पार्टी फंड में कुछ चली जाती हो और इनसे राहत इनको मिल जाती हो, यह हो सकता है, लेकिन वह भी आने वाले वक्त में अगर खत्म हो गई तो फिर क्या होगा। यह एक ऐसी परिस्थिति भारत के भीतर में है कि ममता बनर्जी वह आखिरी किला है। अगर वो ढह गया, अगर यह मुखर आवाज वाकई बंद हो गई, तो फिर क्षेत्रीय दलों का अंत होगा। और इसके साथ समानांतर स्थिति यह है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के भीतर नैतिक बल ममता बनर्जी में ही बचा हुआ था। वह भी श्री राम, जय श्री राम के नारे तले चंडी पाठ के आश्रय कहीं ना कहीं वह धूमिल हो गया। नैतिक बल के लिए आपको करप्ट नहीं होना है,
नैतिक बल के आश्रय आपको ईमानदार होना है। नैतिक बल के आश्रय आपको पूंजी पर नहीं बल्कि लोगों पर टिकना है। नैतिक बल के आश्रय आपकी अपनी पार्टी, अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस रूप में आपको डेवलप करना है जहां पर लोग आपकी रईसी से नहीं डरें, आपके करप्शन से नहीं डरे, आपके कैडर से नहीं डरे, बल्कि एक सरोकार की भाषा होनी चाहिए। यह स्थिति ममता बनर्जी अगर हार गई तो कल्पना कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।